हेलो स्टूडेंट्स और बी ए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि करारोपण के लाभ एवं करदान योग्यता का सिद्धांत। इसमें सुनिए, कर निर्धारण के संबंध में यह कहा जाता है कि कर न्याय पर आधारित होना चाहिए। इसका आशय यह है कि कर जिससे लिया जाए और किससे नहीं, तथा किससे कितना और किस आधार पर लिया जाए आदि बातों पर सरकार को न्याय की दृष्टि से काम लेना चाहिए। यदि कर भार का वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा तो कुल सामूहिक त्याग की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी। यही नहीं, यदि कर भार का वितरण अन्यायपूर्ण है तो नागरिकों में विद्रोह की भावना जागृत होने की संभावना बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अस्त व्यस्त होने का डर उपस्थित रहेगा। श्रीमती हिक्स के अनुसार त्रुटिपूर्ण ढंग से संगठित और वितरित कर प्रणाली ही रोमन साम्राज्य के पतन का कारण थी। इसी कारण फ्रांस की क्रांति का कारण भी अन्यायपूर्ण कर प्रणाली ही थी, जिसमें निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनिकों व पादरियों पर कर का भार कम था। अतः आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी दृष्टिकोणों से कर भार का न्यायपूर्ण वितरण हो। करारोपण में न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्री विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादन करते रहे हैं, जिसमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है बेनिफिट थ्योरी, यानी कि लाभ या जैसे को तैसा सिद्धांत। इसमें सुनिए, विस्तृत रूप से यह कहा जा सकता है कि सरकारी सेवाएं समाज को कुछ लाभ प्रदान करती हैं, अतः कर की दर एवं राशि उस लाभ के अनुसार होनी चाहिए जो कि प्रत्येक करदाता को सरकार के संरक्षण में प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य जितना अधिक लाभ सरकारी क्रियाओं से प्राप्त करेगा उसे उतना ही कर देना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत निजी क्षेत्र के नियम को सरकारी क्षेत्र के कर निर्धारण के लिए लागू किया गया है। जिस प्रकार निजी क्षेत्र में एक व्यक्ति दूसरे को उसकी किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले कुछ देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति को सरकार को उतना ही कर देना चाहिए जितना कि वह सरकार के कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। प्रोफेसर मिल ने कहा है कि लाभ आधार के अंतर्गत सरकार एवं करदाता के संबंध जैसे को तैसा लेने को देना के रूप में होता है। लाभ सिद्धांत में निम्न बातें निहित हैं। नंबर 1 है, इससे लाभ अथवा हित को करारोपण का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 2, लाभ करों के भार का वितरण करने वाले एक मानक या स्टैंडर्ड के रूप में कार्य करता है। सिद्धांत के उपयोग में कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स। लाभ सिद्धांत का उपयोग सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के निर्धारण में किया जाता है, जैसे कि बिजली तथा परिवहन सेवाएं आदि, जिनमें कि व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को बिना किसी कठिनाई के माना जा सकता है।
लाभ सिद्धांत को नगरपालिका जैसी स्थानीय सरकारों द्वारा संपत्ति के उन मालिकों पर विशेष कर लगाने के आधार के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि स्थानीय सार्वजनिक निर्माण कार्यों से लाभान्वित होते हैं। व्यक्तियों के उन समूह पर जिन्हें किसी व्यय से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, उन पर भी इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। अब आता है मेरिट्स यानी कि गुण। इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है इक्विटी इन टैक्स यानी कि करों की न्याय संगतता। इस सिद्धांत का मूल गुण यह है कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ उन करों को न्यायोचित ठहराते हैं जो कि उन सेवाओं के लिए भुगतान किए जाते हैं। नंबर 2 है बोथ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर टेकन इनटू अकाउंट यानी कि आय व्यय दोनों पर ध्यान। चूँकि यह सिद्धांत बजट से आय और व्यय दोनों ही पक्षों पर संयुक्त रूप से विचार करता है, इसलिए सरकारी सेवाओं व करों के हिस्सों दोनों का निर्धारण साथ ही साथ कर देता है। नंबर 3 है इजी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सुविधापूर्ण विभाजन। इस सिद्धांत के संबंध में यह भी कहा जाता है कि इसके आधार पर करों का सुविधापूर्वक विभाजन किया जा सकता है। नंबर 4 है एडजस्टमेंट इन प्रेफरेंसेस अधिमानों में सामंजस्य। इस सिद्धांत में एक गुण यह भी है कि यह सामाजिक वस्तुओं और व्यक्तियों के अधिमानों में सामंजस्य स्थापित करता है। वस्तुतः एक आदर्श सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स यानी कि दोष। इस सिद्धांत के दोष निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगतता। इस सिद्धांत में यह भाव दिया गया है कि करदाता को मिलने वाला लाभ और कर के बीच जैसे को तैसा संबंध होता है, जबकि कर में ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। नंबर 2 आता है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। लाभ का माप सरकार जो कुछ कर के रूप में लेती है वह प्रायः सर्वहित या सामान्य लाभों के लिए व्यय करती है। अतः सर्वहित में यह निश्चित करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कितना लाभ हुआ है। नंबर 3 सोशल सर्विस सामाजिक सेवा। इस सिद्धांत को सामाजिक सेवाओं में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक सेवाएं जैसे निःशुल्क शिक्षा व चिकित्सा आदि के लिए मूल्य लेना हास्यास्पद लगता है। नंबर 4 है नॉन इक्विटेबल अन्यायपूर्ण। यह सिद्धांत अन्यायपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक व्यय से निर्धनों को धनिकों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसलिए धनिकों की तुलना में निर्धनों को अधिक कर देना पड़ेगा। एक पेंशन भोगी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लाभ निश्चित तथा बिल्कुल स्पष्ट होता है, किंतु लाभ सिद्धांत बुढ़ापे में पेंशन प्राप्त करने वाले इस व्यक्ति से यह भी आशा करेगा कि वह करों के रूप में उस पेंशन की राशि को सरकारी कोष में वापस करे, जो कि अनुचित है। नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम वितरण समस्या।
इस सिद्धांत का अनुकरण करने पर वितरण की समस्या तथा आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व नहीं ला जा सकता है, जो कि राजस्व का मुख्य ध्येय होता है। उदाहरण के लिए, यदि लाभ के अनुसार कर लगाया जाएगा तो आय में जो असमानता है उसे दूर नहीं किया जा सकता। अब नंबर 2 आता है कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल, सेवा लागत का सिद्धांत। इसमें सुनिए, यह लाभ सिद्धांत का ही एक संशोधित रूप है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सरकार द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनकी वास्तविक लागत के अनुपात में कर लगाए जाने चाहिए। सरकार और नागरिकों के बीच एक विनिमय संबंध होता है। इस दृष्टि से सरकार सेवाओं की विक्रेता है और नागरिक उन सेवाओं के क्रेता होते हैं। अतः एक व्यक्ति जो कुछ कर के रूप में देता है वह सरकार द्वारा की गई सेवाओं का भुगतान है, अर्थात कर सेवा लागत के अनुपात में लगाया जाना चाहिए। ब्यूलर का मत है कि कर सरकार द्वारा जनता की गई सेवा का मूल्य होना चाहिए। सिद्धांत के उपयोग के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स। इस सिद्धांत में दोष होते हुए भी यह बहुत से क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जैसे रेल, डाक, पानी, बिजली आदि का मूल्य या दरें निर्धारित करना, परंतु उक्त निर्धारण को हम क्रय मूल्य की संज्ञा दे सकते हैं, कर की नहीं, क्योंकि कर में जैसे को तैसा का तत्व नहीं होता। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।